जब मैं छोटी थी तब उन दिनों रेडियो का ही ज़माना हुआ करता था और हर घर में लगभग रेडियो होता था। शायद वहीं से वो बीज जो है वो मेरे अंदर आया, क्योंकि बचपन से मैंने उसे सुना। उर्दू सर्विस में अंतिम गाना केएल सहगल साहब का ही आया करता था और उसको सुनने के लिए हम लोग बैंड चेंज कर दिया। तो बहुत सारी तैयारी है रेडियो में, ऐसा नहीं है कि अनाउंसर आता है और बोल देता है कि लीजिए लता मंगेशकर को सुनिए, फिल्म का नाम है ये। जब आप मेहनत के साथ आते हैं तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता है और आप एक लंबी पारी खेलते हैं। मुझे लगता था कि मैं भी एक दिन जाकर रेडियो में ऐसे ही नाटक करूंगी। सबसे बड़ी बात कि इसी नाटक से ही मेरी शुरुआत हुई थी बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड की, जो कि मैंने इलाहाबाद में जीता था। इन सब में जो बहुत मुश्किल था वो महागाथा था, जिसमें 9 रस थे। तो 9 रसों को एक साथ करना 1.25 घंटे तक नॉन स्टॉप बड़ा मुश्किल था। जहाँ आपको गांधारी बनना है, आपको ही श्री कृष्ण बनना है, आपको ही युधिष्ठिर बनना है, आपको ही दुर्योधन बनना है। इतनी तेज आवाज से मेरा ध्यान एकदम उधर जाता है और मैं पहली लाइन भूल जा रही हूँ। अब उस लाइन को याद करने के चक्कर में मैं अपने एक्सप्रेशन दे रही हूँ कि मैं मीना कुमारी पर काम करना है, क्योंकि मुझे आपको मीना कुमारी बनाना है। तो उन्होंने भी पूरी तैयारी कर ली और बहुत मतलब अध्ययन किया उनकी आँखों का, मीना कुमारी के बालों का, उनके होठों का, किस तरह से फेस कट है। जैसे ही नाटक खत्म हुआ तो मेरे पास 3-4 लड़के आए और लगभग उनकी आंखों में आंसू थे। कहते हैं यू हैव जस्ट वन लाइफ, जो करना है ना इसी जीवन में कर लो। नमस्कार, पॉडकास्ट विद आरजे नीति में स्वागत है आप सभी का। और हमारे आज की जो मेहमान है वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें आप आकाशवाणी के विविध भारती पर सालों से सुनते आ रहे हैं। उनकी सुरीली आवाज़ कभी छाया गीत में, कभी सखी सहेली में। और उनकी शख्सियत का एक और पहलू है कि वो बहुत ही बेहतरीन अदाकारा है, थिएटर आर्टिस्ट रही हैं। आइए स्वागत करते हैं मंदाकिनी जोशी जी का। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। कैसी हो नीति? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे आपने आकाशवाणी की जॉब करते करते थिएटर भी किया है। तो वो थिएटर की जर्नी तो हम बाद में पूछेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आकाशवाणी से। कब और कैसे जुड़ी? सिर्फ जॉब की तरह आपने ज्वाइन किया था या एक पैशन था कि रेडियो करना है? हाँ नीति, ऐसा है कि एक समय जब मैं छोटी थी तब उन दिनों रेडियो का ही ज़माना हुआ करता था और हर घर में लगभग रेडियो होता था। मेरे घर में भी रेडियो सुना जाता था, मेरे पेरेंट्स रेडियो सुना करते थे और ख़ास तौर से मेरे पिता। वही एक मनोरंजन का साधन, वही साधन भी था और वही होता था हमारे पास। किसके घर में कितना बड़ा रेडियो है, शायद उस वक्त ये सोचा जाता था। और मेरे घर में भी बहुत बड़ा रेडियो था, जिसे हम बहुत ही सुंदर कवर से ढक कर रखा करते थे और वो सुबह से लेकर रात तक बजा करता था। उसके दुनिया भर के कार्यक्रम आते थे और मेरे पिता उन कार्यक्रमों को सुना करते थे, मेरी माँ भी सुना करती थी। तो मुझे लगता है कि शायद वहीं से वो बीज जो है वो मेरे अंदर आया, क्योंकि बचपन से मैंने उसे सुना। और उस वक्त जब मैं छोटी हुआ करती थी तो घर में जैसे उर्दू सर्विस है, श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है, विविध भारती है या लोकल स्टेशंस हैं, ये सभी सुने जाते थे और अलग अलग तरह की आवाज़ें, फिल्मी गाने, बहुत कुछ आया करता था। तो वो सुनने के बाद मुझे उस छोटी उम्र में ही उन सभी गायकों के नाम याद हो गए जो शायद आज के बच्चे तो जानते भी नहीं हैं। सुरैया है, नूरजहां है, शमशाद बेगम है, केएल सहगल साहब मेरी पसंद हुआ करते थे। उस वक्त उर्दू सर्विस में अंतिम गाना केएल सहगल साहब का ही आया करता था और उसको सुनने के लिए हम लोग बैंड चेंज कर दिया करते थे। कहीं ना कहीं उस समय ट्रेनिंग हो रही थी आपकी, क्योंकि अब जब आप अनाउंस करते हैं या कोई गीत प्ले करते हैं तो आपको अपने आप पता होता है कि ये नौशाद साहब का म्यूजिक है, ये शंकर जयकिशन है। तो वो एक चीज आपकी ट्रेनिंग चल रही थी बचपन से। अब ऐसा ही लगता है कि शायद वो ट्रेनिंग उस ऊपर वाले की तरफ से ही चल रही होगी, क्योंकि वो सुनते मुझे लगा जब मैं थोड़ा समझदार हुई थी कि काश मैं भी ऐसे कभी बोलूँगी। इतनी सुंदर आवाज़ें इसमें आती हैं तो मैं भी ऐसी आवाज़ में कुछ कहना चाहूँगी, अपनी बात रखना चाहूँगी, ऐसे गानों को सुनाना चाहूँगी। तो ये सोचते सोचते जब मैं बड़ी हुई, मैं कॉलेज में आई, तो मैं एज ए टॉकर वहाँ गई अपनी एक वार्ता लेके और वहाँ मैंने अपनी वार्ता दी, अपनी कहानियाँ दी। और उसी दौरान चूँकि मेरे फादर जाने माने लेखक थे, महेश चंद्र जोशी, उनका आना जाना था और वो अपनी कहानियाँ लेके जाते थे, तो वो मुझे भी लेके गए और वहीं से
मेरी शुरुआत नाटकों की भी पड़ी कि रात को अखिल भारतीय नाटक आए करते थे दिल्ली से, जयपुर से। वो मैं सुना करती थी और वहीं तब मुझे लगा कि मैं वहाँ जाकर नाटक भी किया करूँगी। इस तरह की वो ख्वाब जो है वो बचपन में ही पनपने लगे। और रेडियो के लिए उस वक्त रेडियो ही बहुत कुछ था। तो कैसे एक्चुअल ऑडिशन में पहुंची और वो कहानी शुरू? हाँ, फिर जब मैं कॉलेज में आई तो हम अपनी वार्ता लेके अपने फ्रेंड्स के साथ गए और किसी तरह काफ़ी चक्कर लगाने के बाद पता चला कि इस तरह से टॉक लिखी जाती है और हमारी टॉक सेलेक्ट हो गई। तो हमारी शुरुआत एज ए टॉकर हो गई। फिर वहाँ किसी ने कहा कि अभी यहाँ जब आप इतना अच्छा बोल रही हैं, आप अच्छी आवाज़ थी उस उम्र की, एक खूबसूरत आवाज़ हुआ करती थी, तो कि कैजुअल अनाउंसर के लिए ऑडिशन हो रहे हैं तो आपको भी भरना चाहिए। तो वो तो हम चाहते ही थे, तो हमने भरा और उसमें पास भी हो गए। इस तरह से एक शुरुआत हो गई। फिर धीरे धीरे ड्रामा के लिए ऑडिशन दिया तो ड्रामा में पास हो गए। फिर ड्रामा के लिए बुलाया जाने लगा तो एक जर्नी शुरू हो गई रेडियो की। और बाद में परमानेंट के लिए पोस्ट निकली, उसमें भी भरा तो उसमें भी हो गया, उसमें सेलेक्ट हो गया और फिर वही जिंदगी बन गया। हाँ, तो इतने सारे आपने हजारों शोज किए हैं रेडियो में, तो उससे जुड़ा कोई मज़ेदार वाकया याद आता है आपको? हाँ, देखिए रेडियो से जुड़े तो बहुत किस्से हैं। अगर हम बात करने चलेंगे तो मुझे लगता है कम पड़ जाएंगे, क्योंकि रेडियो आपकी ज़िंदगी में शामिल हो गया ना। आपकी सुबह की ड्यूटी है तो आपको 4 बजे उठना है, 5 बजे पहुंचना है। दोपहर की ड्यूटी है तो आपको 10 बजे पहुंचना है। आपकी शाम की ड्यूटी है तो आपको शाम को 4 बजे पहुंचना है। रात के 11:30 बजे तक आपको वहाँ अनाउंस करना है। तो आपकी पूरी ज़िंदगी में रेडियो है। बहुत सारे किस्से हैं, पर मुझे याद आता है एक किस्सा। कई बार क्या होता है कि हम अति उत्साह में बहुत अच्छी एक स्क्रिप्ट लिख कर लेके जाते हैं कि कल मैं इस तरह से बोला करूँगी। मुझे याद है कि मेरी सुबह की ड्यूटी थी और मैंने रात को घर में बैठ के स्क्रिप्टिंग की और मैंने कहा कल मैं ना सुबह 7 बजे का प्रोग्राम है और कहूँगी कि सूर्य देवता आ गए हैं, आप उठिए, देखिए आप लोग आलस्य कर रहे हैं। इस तरह की मतलब मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी कि प्रकृति कितना सही समय पर हर काम करती है और हम है कि नहीं करते हैं। और ऐसे कहते हुए मैं अपनी बात कह रही थी, अचानक मेरा ध्यान गया दरवाजे की तरफ कि वहाँ जो ऑन ड्यूटी डीओ है वो कुछ इशारा कर रहे हैं। मुझे लगा कि इस वक्त वो क्या कहने आया, मैं अपनी बात तो कह लूं। और मैं अपनी बात कहने में लगी रही और बात कहने के साथ ही मैंने गाना भी वैसा ही कुछ सुना दिया। वो अचानक जैसे ही गाना शुरू हुआ उन्होंने तेजी से दरवाज़ा खोला और बोली क्या बोल रही हो? मैं चौंकी, क्या बोल रही हूँ? सुबह का वक्त है और सूर्य देवता आ ही गए हैं और मैं प्रकृति से जुड़ी बात ही तो कर रही हूँ, ऐसी क्या बात हो गई? बोले आपको पता है बाहर क्या हो रहा है? इतनी बारिश हो रही है, पूरा अंधकार हुआ है और आप यहाँ सूर्य देवता उगा रही है। अब मुझे काटो तो खून नहीं हुई थी। मैं एकदम स्टूडियो में कई बार पता नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है। और मैंने गाना चला और मैं दौड़ती हुई बाहर गई और बाहर जाके मैंने एक रूम से बाहर खिड़की की तरफ झांक के देखा, वहाँ तो बिल्कुल अंधेरा और बारिश हो रही भयंकर। मैं दौड़ती हुई वापस आई और मैंने उनसे कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बात को वापस से चेंज करती हूँ। और मैंने फटाफट बारिश का गाना निकाला और अपनी बात को किसी अलग अंदाज में कहते हुए बात चेंज, प्रेजेंटर की खासियत और वो पूरा प्रोग्राम ही मैंने चेंज कर दिया। जिस तरह से मैं जो लिख कर लाई होंगी वो प्रोग्राम चेंज हो गया, क्योंकि मौसम बदलते ही सारा मूड चेंज हो गया। तो इस तरह के कई इंसिडेंट होते हैं जो आपको एट द टाइम अपनी बात बदलनी भी पड़ती है, आपके प्रोग्राम के मूड को ही चेंज कर देना पड़ता है। तो आप बहुत सारे रेडियो के जैसे प्रोग्राम्स करते हैं, तो किस तरह से उसकी तैयारी करनी चाहिए? हाँ, तैयारी तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप कहीं भी कोई भी प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहे हो उसके लिए आपको तैयारी तो करनी ही होती है। जब रेडियो की दुनिया में आप आ गए हो तो एक तो आपको जो करंट अफेयर्स हैं उस पर आपको काम करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या बता सकते हैं जो नहीं पता है ना। आपकी स्टडी अच्छी होनी चाहिए, सार्थक बातचीत, समसामयिक बातचीत। मैं सवाल ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अनाउंसर्स तो बस आते हैं माइक के आगे और बस बोलना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। कितनी लंबी तैयारी एक रात पहले से आप सोच रहे होते हैं? नहीं, एक रात पहले नहीं, कई दिन पहले से आपको तैयारी करनी होती है। मसलन आप किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू ही कर रहे हैं तो आपको कितने दिन से उसके बारे में जानना होता है। आप एक ही दिन में किसी व्यक्ति के बारे में क्या जान लेंगे? या आप किसी राइटर का इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपको उसकी कितनी किताबों के बारे में जानना पड़ता है कि कौन कौन सी किताबें किस अर्थ में लिखी गई हैं। आप पूरी रात में कितना पढ़ लेंगे? तो बहुत तैयारी करनी पड़ती है। आप छोटे से छोटे प्रोग्राम भी देते हैं ना, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। मैं आज भी स्क्रिप्ट लिखती हूँ, इतनी सीनियर, इतना लंबे समय तक काम करने के बाद भी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं स्क्रिप्ट लिखने से छोटी हो जाती हूँ, क्योंकि आप टू द पॉइंट बात करते हैं, स्ट्रक्चर हो जाता है। हाँ, और आप जो बात कहना चाहते हैं वो सही तरीके से कह पाते हैं। कई बार क्या होता है कि आपका ध्यान भटक भी जाता है, आप
बहुत सारी चीज़ें लिए आते हैं। हाँ, बोलते बोलते एक थॉट के साथ दूसरी थॉट्स आ जाते हैं। हाँ। तो ऑन एयर टाइम आप ना वेस्ट करें तो आप पूरा स्ट्रक्चर्ड हाँ, एक बार आपके पास होना चाहिए। आपको उसको पढ़ना नहीं है, आपको रीडिंग नहीं लगानी है, लेकिन आपके सामने एक बात होती है तो आप उसको कहने के अंदाज में अपना लाइव दीजिए कि आप किस तरह से अपनी बात कह रहे हैं। तो बहुत सारी तैयारी है रेडियो में। ऐसा नहीं है कि अनाउंसर आता है और बोल देता है कि लीजिए लता मंगेशकर को सुनिए, फिल्म का नाम है ये। इसके अलावा जब वो प्रोग्राम प्रेजेंट करता है तो बहुत सारी तैयारी होती है। अच्छा, नए लोग जो रेडियो में आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, उन्हें किस तरह की तैयारी करके आना चाहिए? क्या एडवाइस देंगे? हाँ, देखिए, नए लोग आना चाहते हैं, अभी तो बहुत लोग आ रहे हैं रेडियो की दुनिया में, आरजे भी हैं, अभी न्यू कमर्स बहुत आते हैं, लेकिन मैं सभी से एक बात कहना चाहूँगी, जितना आपने कहा कि इतना आसान नहीं है कि वो आता है और बोलना शुरू हो जाता है। उस बोलने के पीछे बहुत मेहनत और मशक्क़त, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी वोकैबुलरी, आपकी आवाज़, आपको हर चीज़ पर मेहनत करनी पड़ती है। आपको म्यूज़िक का ज्ञान होना चाहिए, आपको साहित्य पढ़ना चाहिए। मुझे याद है जब हम इस नौकरी के लिए काम कर रहे थे तो हमने जर्नलिज्म भी किया, ताकि हमें ये पता चलेगा कि रेडियो रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो नए बच्चे आ रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि आप पूरी मेहनत के साथ आएँ। जब आप मेहनत के साथ आते हैं तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता है, और आप एक लंबी पारी खेलते हैं। और पैशन है तभी रेडियो आए, सिर्फ जॉब के लिए नहीं, क्योंकि बहुत डिमांडिंग है और अच्छा आप तभी कर सकेंगे जब शौक है। हाँ, पैशन तो देखिए हर चीज़ में होना ज़रूरी है। अगर आप नौकरी की दृष्टि से आते हैं तो फिर आप नौकरी ही करते हैं उसके अलावा आप कोई क्रिएटिव नहीं करते फिर, है। मंदाकिनी जी, आपने अपने पैशन को फॉलो किया। रेडियो तो था ही आपका पैशन, साथ के साथ एक्टिंग में भी आप काफ़ी अच्छी रहीं और अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस रही हैं आप। थिएटर काफ़ी कुछ किया है, बहुत सारे प्लेस किए हैं। तो अब उस जर्नी के बारे में बताइए कि ये एक्टिंग का कीड़ा कैसे काटा आपको? वही जो मैंने आपसे कहा कि जब मैं रेडियो सुनती थी तो वहाँ पर रात को जब नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम आते थे, और मेरे फादर चूँकि लेखक थे, वो नाटक लिखा करते थे, उनके नाटक भी आते थे, तो वो सुना करते थे और हमें भी सुनाने के लिए बैठाए करते थे, मुझे ख़ास तौर से। और मैं सुनती थी तो मुझे लगता था कि मैं भी एक दिन जाकर रेडियो में ऐसे ही नाटक करूँगी। और वो दिन आया भी जब मैंने रेडियो के लिए ऑडिशन दिया, और वो धीरे धीरे करते हुए मुझे लगा कि क्यों ना मैं थिएटर भी ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपनी बात को, अपनी एक्टिंग को लाना चाहती हूँ। मेरे अंदर जो कीड़ा था एक्टिंग का वो बाहर आना चाहता था, और मुझे सिंगिंग का भी बहुत शौक था और डांसिंग का भी था। मतलब एक कलाकार के मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं और वो उन सब चीज़ों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता है, तो मैं भी वही चाहती थी। तो मुझे पता है कि जब मैं रेडियो में ड्रामा कर रही थी तो मेरे फादर ने, मेरे पेरेंट्स ने देखा कि इसको एक्टिंग का शौक है और ये कर भी लेती है और ये थिएटर में जाना चाहती है। तो उन्होंने अपने कुछ मित्रों से पूछा कि भाई बच्ची ज़िद कर रही है, क्योंकि मैं जिस समय की बात कर रही हूँ उस समय थिएटर में लड़कियों का आना बहुत मुश्किल काम था। बहुत पुरानी बात कर रही हूँ मैं, लगभग 25 साल पुरानी बात कर रही हूँ आपसे। और बहुत मुश्किल था कि छोटे शहरों में लड़कियाँ थिएटर करें, बड़ा मुश्किल काम था। और ऐसे में मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ किया, मैं गई और मैंने बहुत काम किया। 20-25 साल से मैं लगातार थिएटर कर रही हूँ। मुझे याद है कि मेरे साथ की लड़कियाँ करके शायद बंद भी कर चुकी होंगी और उनकी लाइफस्टाइल बदल भी गया होगा, लेकिन मैंने थिएटर को नहीं छोड़ा। हालांकि इसके लिए मैंने, कहते हैं ना कि बहुत पापड़ बेले, बहुत मेहनत की, बहुत मशक्क़त की, लेकिन इसी तरह से मेरी एक थिएटर की दुनिया भी शुरू हो गई। मंदाकिनी जी, आप कह रही हैं कि पुराने दौर में मुश्किल था 20-25 साल पहले, पर मुझे लगता है कि आज की डेट में भी ना छोटे शहर, बड़े शहर, कहीं पे भी कोई माँ बाप ऐसे नहीं भेजना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है पता नहीं कितना सेफ है, कैसा माहौल होगा, बेटी को भेजे नहीं भेजे, क्योंकि जगह जगह परफॉर्मेंस होती हैं देश भर में, विदेशों में भी। तो आप उन माँ बाप को, उन बच्चियों को क्या कहना चाहेंगी? कितना सेफ है ये माहौल और करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अपनी इस 25 साल की जर्नी के बाद आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए नीति, अगर सेफ्टी की बात करें तो हम घर से बाहर निकलते भी सेफ नहीं हैं, है ना। अगर हम इस दृष्टि से कोई काम करना से डरते हैं तो मुझे लगता है आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ख़ास तौर से अगर लड़कियों के लिए सोचा जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं कर सकती हैं लड़कियां। तो कहाँ सेफ़ हैं अगर देखा जाए तो आज भी हम वही चीज़ें देखते हैं जो पहले देखा करते थे, वही घटनाक्रम आज भी होते हैं। कोई ख़ास बदलाव तो समाज की दृष्टि में ऐसा विशेष बदलाव तो आया ही नहीं कि बहुत बड़ी क्रांति हो गई है ना। ऐसा बदलाव तो मुझे नहीं लगता है। अगर कोई स्त्री काम कर रही है, कोई लड़की काम कर रही है तो अपनी हिम्मत पर कर रही है, अपने दम पर कर रही है, तो करिए। पेरेंट्स को
छूट देनी चाहिए अगर आपकी बच्ची में दमखम है तो, चाहे आपका बेटा हो। ऐसा नहीं खाली शौकिया जाकर आप अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और आप टाइम पास कर रहे हैं थिएटर पे जाकर, तो उसके लिए तो मुझे भी नहीं लगता कि माँ बाप हाँ भरेंगे, अलाउ करेंगे। लेकिन अगर आपका बच्चा वाकई कलाकार है और उसके अंदर एक पैशन है, वो कुछ करना चाहता है, तो आप उसके साथ लगिए ना, आप उसके स्ट्रगल में साथ दीजिए ना। आपको क्यों लगता है कि वो डॉक्टर बन जाए, खाली इंजीनियर बन जाए, या वो LDC बन जाए, या वो टीचर बन जाए और बस हो जाए सेफ जो ऑप्शन बस है। हमने जिंदगी को यहीं तक समझ रखा है, एक्चुअल में हमारी थॉट यहीं तक है। अब मेरा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है कि आपने कहा कि अगर पैशन है तो वो जुड़े, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि एमेच्योर थिएटर ही करते हैं। अगर आपको भी देखें तो आपने फुल टाइम जॉब ऑल इंडिया रेडियो में की और आपने शौकिया थिएटर को रखा, भले 25 साल रखा, तो कितना स्कोप है कि कोई इसको पूरा फुल टाइम करियर भी बना ले और जुड़े इससे, तो क्या उसमें वो हाँ देखिए रिस्क तो है ही, क्योंकि थिएटर की दुनिया इतनी आसान नहीं है और जो लोग पूरी तरह से इससे जुड़े हुए हैं वही जानते हैं कि वो कितनी स्ट्रगल करते हैं। लेकिन अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है नीति। हर चीज़ फिर वही है कि आप सेफ जोन में जाइए, आप टीचर बन जाइए, आप LDC बन जाइए, आप UDC बन जाइए, आपको महीने भर की तनख्वाह मिलती है, आप रहिए आराम से, वो भी एक जिंदगी है। बड़ा नाम करने के लिए क्या करें? क्या नहीं, अभी लोग देखिए NSD के लिए जाते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कितने लोग हैं। अभी हम लोग कितने कलाकारों से मिलते हैं, विविध भारती में आते हैं लोग, इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ जो NSDN हैं, और उन्होंने कितना काम किया है। हमें भी NSD जाने का मौका मिला, हमने देखा कि वहाँ कितनी स्ट्रगल है, कितना काम, कितनी मेहनत, 24 घंटे काम होता है। तो अगर आप में है, पैशन है, आप प्रयास कीजिए, आगे जाइए, बढ़िए। और इसके अलावा थोड़ा बहुत तो रिस्क है ही लाइफ में। आप जैसा चाहें वैसा हो ही जाएगा जीवन, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा। मंदाकिनी जी, आपने बहुत सारे नाटक किए हैं, तो आपके दिल के सबसे करीब कौन सा है? ये एक वैसा ही सवाल है जैसे माँ से पूछा जाए कि कौन सा बच्चा आपके दिल के ज्यादा तो करीब आप है। अगर 2, 4, 5 बच्चों के बारे में बताएं तो 1 बाय 1 हर बच्चे की एक एक खासियत बता सकते हैं। एक मीना कुमारी वाला आपका वो था नाटक। हाँ, मीना कुमारी ड्रामा मैंने किया, उसके बारे में मैं चर्चा बिल्कुल करना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले जो मैंने प्ले किए हैं वो भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और उनके लिए भी मैंने 8-8 घंटे मेहनत की है, रिहर्सल्स की है, और डायरेक्टर की लताड़ खाई है, और घर में आके पेरेंट्स की डांट खाई है, ये सब हुआ है। और उसके बाद मैंने वो अपने प्ले बहुत आगे तक काम किया है। सुबह होती है शाम होती है प्ले था मेरा, 2 पात्रीय एक था, जिसमें हाँ, वो हमारा भारतीय रंग महोत्सव तक वो प्ले गया, भारंगम में हमने उस प्ले को किया, और भी बहुत जगह हम गए और वहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन उस नाटक का रहा। और सबसे बड़ी बात कि इसी नाटक से ही मेरी शुरुआत हुई थी बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड की, जो कि मैंने इलाहाबाद में जीता था जी। तो वहाँ पर 100 नाटक आए थे लगभग, उसमें हमारा नाटक दूसरे स्थान पर रहा था, और मैंने उन सभी नाटकों में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड लिया था। ये नेशनल लेवल के अखिल भारतीय प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें मेरा ये पहला अवार्ड सुबह होती शाम होती के लिए था। फिर ये भारतीय रंग महोत्सव में हमने किया, और उसके बाद बहुत जगह इस प्ले को लेकर हम गए, तो बहुत शानदार प्ले था। एक महागाथा आपका एक नाटक था, उसकी भी बड़ी तारीफ सुनी है। हाँ, महागाथा, पियानो बिकाऊ है, पीला गुलाब और मैं, ये मेरे सोलो प्ले हैं, और एक पांचाली। अच्छा। ये 4 मेरे सोलो प्ले हैं जो लगभग पौने 2 घंटे के हैं। आप अकेले करते हैं? मैं बिल्कुल मंच पर अकेली होती रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि इन नाटकों की खासियत ये है कि इनमें एक कहने को एक नाटक है, लेकिन अंदर 7 या 8 पात्र हैं। आपको 7 या 8 कैरेक्टर चेंज करने पड़ रहे हैं अकेले। हाँ, अकेले मैंने किए हैं। और इन सब में जो बहुत मुश्किल था वो महागाथा था, जिसमें 9 रस थे। तो 9 रसों को एक साथ करना पौने 2 घंटे तक नॉन स्टॉप बड़ा मुश्किल था। जहाँ आपको गांधारी बनना है, आपको ही श्री कृष्ण बनना है, आपको ही युधिष्ठिर बनना है, आपको ही दुर्योधन बनना है, ये सभी करते हुए लास्ट में जब आप महाभारत करवाते हैं तो सोचिए क्या रेंज होती है। पूरा पोइट्रिक ये प्ले था, और इसके लिए इतना मुश्किल होती थी नीति कि मेरे साथ में जो नगाड़े पर साथी थे उनका नगाड़ा और मेरे पैर की रिदम मैच खानी चाहिए होती है, और उसी के साथ डायलॉग्स, और उसी के साथ आपके हाव भाव, आपके हाथ पैर वैसे ही थिरकने चाहिए कि अब आप महाभारत करवाने जा रही हैं। तो होता था कई बार कि आप डायलॉग भूल जाते थे, कई बार आपकी आंखें वैसी भाव में नहीं आ रही हैं जो भाव रौद्र रूप आ जाना चाहिए आंखों में, आपके पैर कम थिरक रहे हैं। ये सब में बहुत मेहनत जाती थी, बहुत मेहनत। और इतनी मेहनत के बाद वो
नगाड़ा और आपके पैर, आपकी आंखें, आपके डायलॉग्स, आपका थिरकना, ये सब सेट होता था। ये तो उसके लिए 8-8 घंटे आपको रियाज करना पड़ता था। लेकिन इसके बाद भी कभी ऐसा हुआ है कि ब्लैंक हो गया हो, कि नहीं समझ में आ रहा कि अभी क्या करें स्टेज पर? हाँ, ऐसा कई बार आर्टिस्ट के साथ होता है। मेरे साथ एक जगह हुआ था, यही माँ गाथा का ही मैं प्ले कर रही थी, और जब लास्ट में कृष्ण जाते हैं पीछे की साइड, और विंग में क्या होता है, 2-3 लोग बोल रहे हैं बहुत तेज तेज, और उनकी इतनी तेज आवाज़ से मेरा ध्यान एकदम उधर जाता है और मैं पहली लाइन भूल जा रही हूँ। अब उस लाइन को याद करने के चक्कर में मैं अपने एक्सप्रेशन दे रही हूँ कि मैं किसी को पता ना चले, और बड़ी मुश्किल से मुझे वो लाइन याद आई। बाद में डायरेक्टर के साथ कहा सुनी भी हुई कि तुमने लेट किया, तो मुझे बताना पड़ा कि विंग में इस तरह से लोग आके खड़े हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि हम यहाँ बहस कर रहे हैं और प्ले चल रहा है। तो आर्टिस्ट का ध्यान एकदम भंग हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह के बहुत इंसिडेंट होते हैं, लेकिन संभाल लेता है कलाकार, क्योंकि आपकी पुराना जो रियाज है, आपकी जो मेहनत है ना, वो वहाँ काम आती है। और अब वो दर्द का एक दरिया, मीना कुमारी जी, हाँ ये प्ले बहुत ही खूबसूरत बन पड़ा था, और पर अफसोस है कि मैं इसको बहुत ज़्यादा बार नहीं कर पाई। क्यों, इसके भी मैं कारण बताऊंगी। ये मेरे एक साथी हैं प्रमोद चमोली, हमारे ही मैं चूँकि उत्तराखंड से हूँ, तो वो उत्तराखंड के ही हैं। वो हमारे घर आते थे, तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा आप एक नाटक लिखिए जिसमें मैं मीना कुमारी का एक रोल करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं लिखता हूँ। तो ये मीना कुमारी के आखिरी दिनों की कहानी है, जब वो लगभग मृत्यु को ही प्राप्त हो रही थी। तो उस पर वो उन्होंने लिखा, और उसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये रोल मैं खुद करूँगी और मैं ही डायरेक्ट करूँगी, क्योंकि मेरे जो साथी थे जिनके साथ मैं काम कर रही थी, उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं मीना कुमारी लगूंगी। मेरे ही साथी डायरेक्टर ने कहा कि अरे ये जिद छोड़ दे, अभी दूसरे कोई प्ले उठा ले, बहुत सारे प्ले हैं जिन्हें हम उठा सकते हैं। और लेकिन मुझे भी सनक थी कि नहीं, मुझे ये काम करना है, और मैंने कहा मैं खुद ही डायरेक्शन दे दूँगी इसका, और मैं खुद ही करूँगी। तो मेरी एक दोस्त हैं जो ब्यूटिशियन है, रेखा भाटी, वो उनसे मैंने ये बात कही कि अब आपको जो है मीना कुमारी पर काम करना है, क्योंकि मुझे आपको मीना कुमारी बनाना है। तो उन्होंने भी पूरी तैयारी कर ली, और बहुत मतलब अध्ययन किया उनकी आँखों का, मीना कुमारी के बालों का, उनके होठों का, किस तरह से फेस कट है, किस तरह का लुक आना चाहिए, और बाकी तैयारी मैंने कर ली। और सबसे बड़ी तैयारी थी उनकी आवाज़, मीना कुमारी की आवाज़ निकालना, और उर्दू, वो स्क्रिप्ट लगभग उर्दू में थी, उनकी नज़में, उनकी शायरी, उनको याद करना। अभी एक शेर हो तो कोई बात नहीं, दुनिया भर के शेर याद करना, और पूरे नाटक में उनका बराबर उनको बोलना, और पूरी उर्दू तबीयत की मुश्किल हाँ, बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन बहुत मेहनत और बहुत अपने कहते हैं ना रूह में मीना कुमारी को उतारने वाली स्थिति थी। कैसी हूँ अब क्या हाल पूछते हो इस गुनहगार का। और मैंने वो किया, और उसके बाद वो आपने डायरेक्शन भी किया है और एक्टिंग भी की है, तो क्या ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है? देखिए एक्टिंग तो चैलेंजिंग होती है, आपने डायरेक्शन तो दे दिया, लेकिन आप वैसा कर रही हैं कि नहीं कर रही है, सबसे बड़ी बात तो ये। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी तारीफ में नहीं कह रही हूँ। मैं जब जयपुर गई, जयरंगम में ये नाटक हुआ था हमारा, और वो मिनी थिएटर था, सामने ही ऑडियंस बैठी थी। जैसे ही लाइट ऑन हुई तो ऑडियंस के मुंह से एक ही बात निकली कि हू बहू मीना कुमारी। तो उसके बाद कई लोगों ने कहा कि 40 साल बाद मीना कुमारी दिखी है, इस तरह के मतलब कमेंट्स वहाँ आए। और सबसे बड़ी बात ये हुई इस नाटक की कि जब हम वहाँ कर रहे थे तो इसके 2 शो जो फाउंडर थे उन्होंने कहा कि मैडम इतनी भीड़ हो गई है कि बाहर आपको इसके 2 शो करने पड़ेंगे। तो हम तो तैयार ही थे, और उसके 2 शो लगातार हुए। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपकी तैयारी थी और 2 शोज़ किए, लेकिन ये भी एक चैलेंज हमेशा रहा है, इसीलिए शायद थिएटर में लोग नहीं ज़्यादा आते कि दर्शकों को आप थिएटर तक कैसे खींच कर लाएं, क्योंकि जो शौकीन है वो तो आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो इतने इनफ नहीं होते कि आपका पूरा हॉल भर जाए और आपके जो फाइनेंसेस हैं वो हो जाए। कई बार अपनी जेब से पैसे लगा के भी मैंने सुना है थिएटर आर्टिस्ट करते हैं अपने शौक पूरे। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी कि क्या करें? आपने अगर इतना बढ़िया नाटक किया कि 2 शोज आपने किए, तो कोई सजेशन कि
दर्शक जो है वो आए थिएटर। आपका कहना सही है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मेरी किस्मत अच्छी थी या हमारी मेहनत या परफॉर्मेंस अच्छी थी। हाँ, परफॉर्मेंस अच्छी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो मेहनत की वो रंग लाई, क्योंकि जैसे मीना कुमारी की मैंने आपसे बात कही तो पता चला कि जो है हाउसफुल हो गया है, तो आपको 2 शो करने होंगे। और सबसे बड़ी बात ये थी नीति कि सारी यंग जनरेशन थी, और जैसे ही नाटक खत्म हुआ तो मेरे पास 3-4 लड़के आए और लगभग उनकी आंखों में आंसू थे, और वो बोले कि मैडम ऐसा भी दर्द किसी के जीवन में होता है क्या, जैसा आपने अभी बताया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यूथ आई है और वो सुन रही है, और मीना कुमारी जिनका नाम भी वो नहीं जानती है लेकिन जानने की कोशिश कर रही है, इमोशंस से कनेक्ट हाँ, है ना। तो ऐसी बात नहीं है, और मुझे लगता है कि जयपुर में हम जवाहर कला केंद्र में गए या चेन्नई गए और दिल्ली में भी गए, NSD में, सब जगह लगभग बहुत थे लोग। लेकिन हाँ, ऐसा कहते हैं कि ऑडियंस के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। मुझे याद है कि राजस्थान के बीकानेर शहर में जहाँ मैं थी, वहाँ पर थिएटर फॉर मास करके हमारे डायरेक्टर ने एक कैंपेन चलाया था। उसमें हम ऑडियंस के लिए काम करते थे, जगह जगह पोस्टर लगाते थे, उनको बुलाते थे कि किसी तरह से ऑडियंस आए। ऐसे प्रयास होते हैं कई जगह, लेकिन अभी इतने थिएटर फेस्टिवल हो रहे हैं, मुझे लगता है ऑडियंस आती है। मंदाकिनी जी, आप यंग जो जेनजी है आज का, तो वो अगर थिएटर से कनेक्ट होना चाहता है, उनको भी लगता है कि मेरे अंदर भी एक्टिंग का कीड़ा है, तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, जेनजी के बारे में तो वही बात जो अभी हमने रेडियो के लिए कही कि सबसे बड़ी बात कि आप किस लिए आ रहे हैं, है ना। आपको थिएटर करके क्या हासिल होने वाला है, आप क्या सोच के आ रहे हैं थिएटर की दुनिया में, क्या टाइम पास कर रहे हैं, या किसी को देखकर आपको लग रहा है कि मैं भी शाहरुख खान या सलमान खान बन सकता हूँ। तो पहले आपको खुद को देखना होगा कि मैं कितनी मेहनत और कितनी मशक्क़त कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। पढ़ाई के अलावा मैं क्या दे पाऊँगा, कितना समय, बहुत टाइम लगता है जी। आपको टाइम देना ही पड़ेगा, और वो आप दे सकते हैं तो आइए, उस तैयारी के साथ मेहनत कीजिए। और थिएटर को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल मत कीजिए कि आपने 2 ड्रामा किए और फिर आप भाग लिए कि अब तो मैं फिल्मों की दुनिया में जाने वाला हूँ, मैं तो एक्टर ही बन के रहूँगा। अच्छा, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि जनरली जो एक्टर होता है तो थिएटर के साथ साथ ये ज़रूर एक जहन में कहीं ना कहीं रहती है दबी सी ख्वाहिश की फिल्में करें या सीरियल करें, आपके दिल में ऐसा नहीं है? नहीं, मेरे दिल में भी था, हूँ तो मैं भी कलाकार ही जब मैं लेकिन मैं जिस शहर में थी वहाँ पर तो ऐसे कोई चांस थे नहीं। राजस्थान में हम लोग थे, लेकिन मैंने भी 2 सीरियल में काम किया, भूमिपुत्र और 1000 गुणों का सवार, उसमें मेरा रोल था। लेकिन बाद में जॉब लग गई, तो जॉब के साथ थोड़ा सा काम करना मुश्किल हो गया है, तो फिर जॉब ही करी, लेकिन थिएटर लगातार करते रहे। और अब लगता है कि फिर से करते हैं काम थोड़ा। तो अब तो आप बॉम्बे में हैं, तो क्या कुछ आने वाला प्लान है ऐसा कुछ कि हम आपको स्क्रीन पर भी देखें? अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले आप ही को बताने वाली हूँ मैं। फिर हम एक और पॉडकास्ट करेंगे। तो आप आई और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से अपनी जर्नी शेयर की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे पॉडकास्ट के लिए चुना और मेरी इस यात्रा को, जो मेरी अपनी यात्रा है उसको दुनिया के सामने लाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। थैंक यू सो मच, और आगे फिर मिलते हैं कभी। जी ज़रूर। तो मंदाकिनी जी की ये जर्नी, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये पैशन की कहानी है, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए पॉडकास्ट विद आरजे नीति में। नमस्कार।